Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we have started with the new series on the Code of Civil Procedure, and in this series we have discussed various topics on the Code of Civil Procedure. And the previous video I have discussed certain concepts relating to Civil Procedure Code, and today I will discuss one more concepts on the Civil Procedure. And in this series, first concept is cause of action. Cause of action means every fact that it would be necessary for the plaintiff to prove in order to support his right to the judgment of the court. If we talk about the cause of action, it is defined under Order 2 Rule 2. यदि आप देखेंगे कि Order 2 Rule 2 of the CPC deals with cause of action or the framing of the suit. This means every suit shall be framed as to afford the grounds for final decision upon the subject in dispute and to prevent further litigation concerning them. मीन्स जो भी सूट आप कोई भी बात जब आप लाते हैं तो उसको इस तरह से फ्रेम किया जाना चाहिए कि वो दैट विल अफोर्ड द ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन. कहीं ना कहीं वो उसके अंदर इस तरह का कोई ग्राउंड होना चाहिए जो फाइनल डिसीजन देने के योग्य हो. एंड किससे संबंधित जो भी डिस्प्यूट आपके पास सामने आया है उसके संबंध में मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे ग्राउंड फ्रेम किया जाना जरूरी है दैट विल सपोर्ट द फाइनल डिसीजन एंड टू प्रिवेंट द फर्दर लिटिगेशन कंसर्निंग दैम, और उसके लिए दोबारा लिटिगेशन करने की जरूरत ना पड़े. तो दिस मीन्स कॉज ऑफ एक्शन इंक्लूड्स every fact which is necessary for the plaintiff to prove in order to support his right. मीन्स वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन के अंदर वो सभी फैक्ट शामिल होंगे जो प्लेंटिफ को प्रूव करेंगे कि भी हाँ उसका जो राइट है क्लेम है वो बनेगा राइट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट. एंड दिस इज डिफाइंड अंडर Order 2 Rule 2 ऑफ द CPC. इट मीन्स एवरी असेंशियल फैक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग द राइट. मीन्स यहाँ पे कोई भी जो उस तथ्य जो जरूरी है जो उस व्यक्ति को अधिकार दिलाने के लिए जरूरी है जिसका इन्फ्रिंजमेंट किया गया है वो सब कॉज ऑफ एक्शन के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. और कॉज ऑफ एक्शन के अंदर यदि हम देखें तो दिस डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स. इट इज बेस्ड ऑन द टू फैक्टर्स. ये जनरली दो फैक्टर्स के बेस पे पाया जाता है. वन इज राइट एंड सेकेंड वन इज इन्फ्रिंजमेंट फॉर विच रिलीफ इज क्लेम्ड. कि एक तो उस जो प्लेंटिफ है उसके अधिकार का हनन हुआ है उस राइट को दिलवाने का मेन रहेगा. और सेकेंड वन इज वहाँ पे जो उसका रिलीफ उसने जो वो क्लेम करना चाहता है एंड इन्फ्रिंजमेंट फॉर विच रिलीफ क्या कौन से अधिकार का हनन हुआ है जिसके लिए वो रिलीफ क्लेम करना चाहता है. तो वो सब चीज़ें आपके कॉज ऑफ एक्शन में दी जाएंगी. मीन्स एवरी सूट मस्ट इंक्लूड होल क्लेम. और ये भी कहा जाता है कि जो भी मुकदमा होगा जो भी वाद लाया जाएगा उसके अंदर पूरे जितने भी क्लेम होंगे वो सब दिए जाएंगे विच इज एंटाइटल टू मेक द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जो कहीं ना कहीं अपने अधिकार को लेने के लिए जरूरी है प्लेंटिफ द्वारा. और प्लेंटिफ may relinquish any portion of the claim to bring the suit within the jurisdiction of the court. और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि जो भी वाद प्लेंटिफ के द्वारा लाया जाएगा वो उस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में होना चाहिए. और इसके अलावा यदि आप देखें तो यदि प्लेंटिफ किसी मुकदमे के अंदर कोई ऐसा तथ्य देना भूल जाता है जो उसको देने चाहिए थे तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि एनी पोर्शन ऑफ हिज क्लेम ही शैल नोट आफ्टर वाट्स स्यू. उसके संबंध में वो बाद में उसमें वो तथ्य नहीं डाल सकता यदि वो भूल जाता है. अ पर्सन एंटाइटल टू मूव मोर देन वन रिलीफ. और यहाँ पे जो व्यक्ति होगा वो उसको एक से ज़्यादा रिलीफ भी क्लेम कर सकता है. जैसे मान के चलो आपने किसी डाइवर्स के लिए मुकदमा फाइल किया तो वहाँ पे डाइवर्स तो ग्रांट किया जाएगा. इवन मेंटेनेंस का जो क्लेम है वो भी आप उसके अंदर डाल पाएंगे. तो दिस मीन्स मोर देन वन क्लेम कैन बी क्लेम्ड इन वन सूट. एक से एक सूट के अंदर एक से ज़्यादा रिलीफ भी क्लेम किए जा सकते हैं. तो दिस मीन्स एवरी कॉज ऑफ एक्शन मस्ट इंक्लूड द टू फैक्टर्स, मस्ट बी बेस्ड ऑन द टू फैक्टर्स. जैसे मैंने आपको बताया दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा. एक तो उस प्लेंटिफ के राइट्स पर और दूसरा जो उसके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है जिसके संबंध में वो रिलीफ क्लेम करना चाहता है. तो वो सब चीज़ें आपके कॉज ऑफ एक्शन में दी जानी जरूरी है. सेकेंड वन इज डिक्री. यदि आप देखेंगे सेक्शन 2 Clause 2 ऑफ द CPC, सेक्शन 2 के अंदर आपको पता है कि CPC के सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं और उनमें से डिक्री की भी एक डेफिनेशन जो डिफाइन की गई सेक्शन 2 Clause 2 के अंदर.
तो सेक्शन 2 क्लोज 2 ऑफ द सीपीसी डिफाइन द टर्म डिक्री. डिक्री मीन्स एनी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एजुडिकेशन on which determines the rights of the parties. या फिर कह देंगे भी जिसके संबंध में पार्टीज के राइट डिटरमाइन किए जाएंगे. दिस इंक्लूड्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन विच डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज. नंबर 2, विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी. या तो वो पूरे मैटर के संबंध में राइट्स डिटरमाइन करेगी या फिर कुछ जो मैटर आपके कंट्रोवर्सी में उससे कोई संबंधित राइट भी उसमें डिसाइड किया जा सकता है. एंड इन द सूट एंड मे बी आई द प्रिलिमिनरी. और जब भी कोई डिक्री की आप बात करते हैं तो वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल डिक्री भी हो सकती है. किसी भी सूट के अंदर, किसी भी बात के अंदर जब डिक्री की बात होती है तो वो प्रिलिमिनरी भी फाइल हो सकती है, प्रिलिमिनरी डिक्री भी दी जा सकती है और फाइनल डिक्री भी दी जा सकती है. परंतु यदि हम कहेंगे तो प्रिलिमिनरी डिक्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फाइनल डिग्री. परंतु जो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है ना वो कभी भी फाइनल डिग्री पर डिपेंड नहीं करेगी. और जबकि फाइनल डिग्री डिपेंड्स ऑन द प्रिलिमिनरी डिग्री. और जो फाइनल डिग्री होगी वो प्रिलिमिनरी डिग्री पर डिपेंड करेगी. तो डिग्री का मतलब मैंने आपको क्या बताया. डिक्री मीन्स दैट मीन्स एनी एजुडिकेशन, एक ऐसी एजुडिकेशन जो फॉर्मली क्या डिटरमाइन करती है, दैट डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी. या तो सारे मैटर के संबंध में हो गई या फिर किसी एक मैटर जो कंट्रोवर्सी में है उससे संबंधित किसी भी मैटर से संबंधित डिग्री पास की जा सकती है. और इसके अलावा मैंने आपको बताया इन एनी सूट में जो डिग्री हो सकती है दैट वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है. परंतु यदि हम देखेंगे तो प्रिलिमिनरी डिग्री होती है उससे संबंधित यदि आप आगे उसको आगे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी संबंध में तो क्या बोलेंगे कि प्रिलिमिनरी डिग्री जो दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फाइनल डिग्री. जो प्रिलिमिनरी डिग्री होती है वो कभी भी फाइनल डिग्री पर डिपेंड नहीं करती. तो दिस मीन्स एंड बट द फाइनल डिग्री डिपेंड्स अपॉन द प्रिलिमिनरी डिग्री. जो फाइनल डिग्री होती है वो प्रिलिमिनरी डिग्री पर डिपेंड करती है. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी डिग्री मीन्स वेयर द फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द सूट. प्रिलिमिनरी डिग्री ऐसी डिग्री को कहा जाता है जहाँ पे फर्दर प्रोसीडिंग फाइल की जा सकती है कोर्ट के अंदर इससे पहले कि मुकदमे का डिस्पोजल हो. तो बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द सूट वेयर द फर्दर प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, वेयर द फर्दर प्रोसीडिंग्स कैन बी टेकन in the court of law, that degree is known as preliminary degree. But in the final degree there is no further proceeding, there is no chances for the further proceeding. तो वो डिग्री फाइनल डिग्री कहलाएगी. और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि डिग्री डज नॉट इंक्लूड, डिग्री क्या इंक्लूड नहीं करती, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर. जब भी आप देखते हैं कि क्योंकि कोई भी जो ऑर्डर कोर्ट के द्वारा दिया जाता है उसके अंदर अपील का प्रावधान दिया जाता है, जबकि जो डिग्री होती है ना वहाँ पे कभी भी अपील नहीं होती. तो एनी एजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज, कोई भी ऐसी एजुडिकेशन जिसके संबंध में अपील यदि लाई करती है जैसे कि ऑर्डर के संबंध में लाई करती है तो वो कभी भी डिग्री नहीं होगी. और दूसरा इसने क्या कहा, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट. जो एनी कोई भी ऑर्डर जिसके अंदर डिफॉल्ट की वजह से उस कोर्ट ने उस मैटर को डिसमिस कर दिया है तो वो कभी भी डिग्री के अंदर शामिल नहीं होगी, वो डिग्री कभी भी नहीं मानी जाएगी. तो डिग्री का मतलब डिसमिसल इन डिफॉल्ट इज नॉट अ डिग्री. जो डिसमिसल इन डिफॉल्ट होता है ना वो कभी भी डिग्री नहीं समझी जाती. और जैसे कि मैंने आपको बताया ये डिग्री जो होती है ना वो पार्शली प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, पार्शनली फाइनल भी हो सकती है. और डिग्री में भी पार्शनली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल. और प्रिलिमिनरी डिग्री इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फाइनल डिग्री वाई द फाइनल डिग्री डिपेंड्स ऑन द प्रिलिमिनरी डिग्री. तो दीज आर सर्टेन फैक्ट्स जो हमें पता होने चाहिए. एंड नेक्स्ट वन इज एसेंशियल्स ऑफ अ डिग्री. यदि हम बात करते हैं कि एक डिग्री के लिए क्या क्या होना जरूरी है तो कौन कौन सा एसेंशियल आप बताएंगे. नंबर 1, देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन. मैंने अभी आपसे क्या कहा कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एजुडिकेशन इज नोन एज डिग्री. जब भी किसी भी कोई भी डिग्री जो कोर्ट के द्वारा दी जाती है वहाँ पे फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए उस केस से संबंधित, एजुडिकेशन संबंधित. सेकंड वन इज देयर मस्ट बी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पार्टीज. वहाँ पे वो जो डिग्री दी जाएगी वो कहीं ना कहीं राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमाइन करेगी. एंड द डिटर्मिनेशन मस्ट बी विद रिगार्ड टू एनी ऑफ द मैटर इन द कंट्रोवर्सी. वो जो डिटर्मिनेशन किया जा रहा है राइट्स ऑफ द पार्टीज का वो कहीं ना कहीं उस मैटर से संबंधित होना चाहिए जो कंट्रोवर्सी में है, उस वाद के अंदर कंट्रोवर्सी जो मैटर डिस्प्यूट में है उससे संबंधित होना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज एडजुडिकेशन शुड हैव
बीन गिवन इन द सूट, जो एडजुडिकेशन दिया जाएगा वो कभी हमेशा सूट के अंदर ही दिया जाएगा, तभी वो डिक्री कहलाएगी। तो एडजुडिकेशन शुड हैव बीन गिवन इन द सूट, देन इट इज ओनली बी ए डिक्री, तभी वो डिक्री होगी। तो दी जाते सर्टेन असेंशियल्स फॉर अ डिक्री। और यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिक्री की, जैसे मैं अभी अभी आपको बताया था कि जो डिक्री होती है दैट इज जनरली मेड ऑफ टू टाइप्स, वो दो तरह की हो सकती है, वन इज प्रिलिमिनरी डिक्री एंड अनदर इज फाइनल डिक्री। और प्रिलिमिनरी डिक्री का मतलब क्या बताया, डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, कि यदि किसी मुकदमे को फाइनल डिस्पोज ऑफ करने से पहले कोई प्रोसीडिंग, मतलब यहाँ पे क्या बताया, फर्दर प्रोसीडिंग्स ली जा सकती है कोर्ट के अंदर, तब तो वो डिक्री प्रिलिमिनरी है। और कोई भी प्रिलिमिनरी डिक्री जो होती है वो कभी भी फाइनल डिक्री पे डिपेंड नहीं करेगी, जबकि फाइनल डिक्री किसे कहेंगे, फाइनल डिक्री इज डिपेंडेंट एंड सबऑर्डिनेट टू द प्रिलिमिनरी डिक्री। भाई एक कोर्ट केस के अंदर यदि प्रिलिमिनरी डिक्री दी गई है तो उसके ऊपर फाइनल डिक्री डिपेंड करेगी एंड गिव्स इफेक्ट टू इट। इफ द प्रिलिमिनरी डिक्री इज सेट असाइड द फाइनल डिक्री इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। मीन्स यदि प्रिलिमिनरी डिक्री को ही सेट असाइड कर दिया जाए कोर्ट के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में जो फाइनल डिक्री होगी वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी। तो दिस मीन्स फाइनल डिक्री इज डिपेंडेंट ऑन द प्रिलिमिनरी डिक्री। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द डिक्री। दिस मीन्स एवरी डिक्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली बैलेंड। जितनी भी डिक्री आपके सामने आती है, जितनी भी डिक्री आपने देखी होंगी, जनरली यही कहा जाता है कि जितनी भी डिक्री होती है वो अपीलेबल होती है, केवल उन डिक्रीज को छोड़ के जो स्पेशली सीपीसी के द्वारा बार्ड कर दी गई है, जिनके ऊपर रोक लगा दी गई है। एंड इवन द सेकेंड अपील इज पॉसिबल इन डिक्री। और जितनी भी डिक्रीज होती हैं उनके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट अपील का भी प्रावधान होता है, सेकेंड अपील का भी प्रावधान होता है। तो दिस मीन्स एवरी डिक्री इज अपीलेबल एक्सेप्ट दोज विच आर स्पेसिफिकली बार्ड, जिसको स्पेशली रोक लगा दी गई है। और इवन सेकेंड अपील कैन बी टेकन इन एवरी डिक्री। जनरली हर डिक्री के अंदर आप सेकेंड अपील का प्रावधान देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिक्री। नेक्स्ट वन इज डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर किसे कहते हैं, यदि हम बात करते हैं डिक्री होल्डर की, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 3। सेक्शन 2 क्लोज 3 ऑफ द सीपीसी डिफाइन द टर्म डिक्री होल्डर। सेक्शन 2 क्लोज 3 जो सीपीसी का है वो डिफाइन करता है डिक्री होल्डर को। डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड। एक ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध में डिक्री पास की गई है, जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है। एंड एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन मेड, या जिसके संबंध में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हैज बीन पास्ड, हैज बीन मेड, तो वो क्या कहलाएगा, डिक्री होल्डर कहलाएगा। मीन्स जिसके संबंध में डिक्री पास की गई, जिसके फेवर में डिक्री दी गई है कोर्ट के द्वारा, वो डिक्री होल्डर कहलाता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर। ऑर्डर किसे कहते हैं, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 14। सेक्शन 2 क्लोज 14 ऑफ द सीपीसी डिफाइन द टर्म ऑर्डर। 2 क्लोज 14 के अंदर ऑर्डर की परिभाषा दी गई है। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लोज 14, ऑर्डर मीन्स फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट। मतलब किसी भी सिविल कोर्ट के द्वारा, किसी भी दीवानी अदालत के द्वारा फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन डिसीजन, जो किसी मतलब जो उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया जाता है किसी भी निर्णय का, वो जो डिक्री की कैटेगरी में नहीं आएगा उसे ऑर्डर कहा जाएगा। तो क्या बताया आपको, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। तो क्या बताया, सिविल कोर्ट का, दीवानी अदालत का वो फॉर्मल एक्सप्रेशन जो किसी भी निर्णय के संबंध में दिया जाता है, जो डिक्री की परिभाषा में नहीं आता, उसे ऑर्डर कहा जाता है। नो अपील लाइज अगेंस्ट एनी ऑर्डर अदर देन व्हाट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट। तो क्या बताया कि यहाँ पर जब मैंने आपको डिक्री के बारे में बताया था, तो डिक्री में मैंने आपको क्या कहा था कि जनरली एवरी डिक्री इज अपीलेबल। जितनी भी डिक्री होती है वो अपीलेबल होती है। हर डिक्री के अंदर अपील का प्रावधान जनरली होता ही है, जनरल, जब तक कि उसको एक्सप्रेसली बार्ड ना किया जाए सीपीसी के द्वारा। परंतु ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया, ऑर्डर इज द formal expression of any decision of a civil court which is not a decree and no appeal lies against any order। ऑर्डर के अगेंस्ट जनरली कोई भी अपील लाई नहीं करती जब तक कि उसको एक्सप्रेसली प्रोवाइड ना किया गया हो कोर्ट के द्वारा, तब तक उसके अंदर कोई अपील का प्रावधान नहीं होता। तो यदि हम बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ द ऑर्डर की, तो इसके लिए कौन कौन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट होंगी। नंबर 1, एन ऑर्डर कैन बी पास्ड बाय द कोर्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सूट। जब तक आपका वाद एग्जिस्टेंस में रहेगा,
अस्तित्व में रहेगा तब तक कोर्ट के द्वारा कोई भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। सेकेंड इज देयर इज नो लिमिट फॉर पासिंग एन ऑर्डर बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर पास करने के लिए कोई भी लिमिट प्रोवाइड नहीं की जाती। एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट द ऑर्डर। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी ऑर्डर से जनरली कोई अपील लाई नहीं करती जब तक कि कोर्ट के द्वारा एक्सप्रेसली उसको प्रोवाइड ना किया जाए। तो यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर की, जैसा आपको पता है कि ऑर्डर जो होता है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी हो सकते हैं। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्डर जो बीच में, जब आपका वाद चल रहा है उसके बीच में दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। तो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इज गिवन इन एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन द कमेंसमेंट एंड द टर्मिनेशन ऑफ द सूट। जैसे आपका सूट स्टार्ट हुआ और इससे पहले कि वो टर्मिनेट हो, उसके बीच में यदि कोई ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास किया जा रहा है तो ऐसे ऑर्डर को इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ टेम्पररी और प्रोविजनल डिसीजन। ये एक तरह का टेम्परेरी या प्रोविजनल डिसीजन दिया जाता है किसी भी इश्यू के संबंध में, किसी भी वाद के संबंध में। तो ऐसा जो ऑर्डर होता है वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर कहलाता है। तो इस तरह से जब हम देखेंगे, हमने डिक्री भी पढ़ी और ऑर्डर भी पढ़ा, तो हमने क्या डिफरेंस इनके अंदर देखा। सबसे पहला डिफरेंस तो आप यहीं पे कह सकते हैं कि जो डिक्री है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ द सीपीसी। इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्डर दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 14 ऑफ द सीपीसी। तो डिक्री की परिभाषा सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर दी गई है, जबकि ऑर्डर की परिभाषा 2 क्लॉज 14 के अंदर दी गई है। सेकेंड डिफरेंस इज इट इज पास्ड इन ए सूट मेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट। डिक्री जब भी कोई दी जाती है तो वो कहीं ना कहीं किसी उस वाद के अंदर दी जाती है जहाँ पे वो प्लेंट के द्वारा प्रेजेंट किया गया कोर्ट के अंदर। भाई जब भी आप कोई प्लेंट कोर्ट के अंदर मुकदमा फाइल करते हैं प्लेंट के थ्रू, उसके अंदर कोर्ट क्या करती है, एक डिक्री पास करती है। जबकि ऑर्डर की बात करें तो इट इज पास्ड इन अ सूट मेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट अप्लीकेशन एंड पटिशन। ऑर्डर किसी भी संबंध में पास किया जा सकता है, चाहे वो प्लेंट के थ्रू प्रेजेंट किया गया कोर्ट के समक्ष, या फिर वो किसी अप्लीकेशन के थ्रू प्रेजेंट किया गया, या फिर वो पटिशन के थ्रू प्रेजेंट किया गया हो। ऑर्डर किसी भी संबंध में दिया जा सकता है, जबकि डिक्री केवल जहाँ पे प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट होगा वहीं पे डिक्री पास की जाएगी। और ऑर्डर where it is presented by where there is presentation of the plaint application और petition। तो किसी भी संबंध में ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास किया जा सकता है। सेकंड थर्ड डिफरेंस इज इट हैज कंक्लूसिव डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी। जब डिक्री की बात करते हैं तो वो क्या करती है, इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टी। वो राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमाइन करेगी कंक्लूसिवली। जबकि ऑर्डर की बात करते हैं तो इट मे और मे नॉट डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी। वहाँ पे कंक्लूसिव जरूरी नहीं कि कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन होगा। जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, जो बीच में पास किए जाते हैं बिफोर द कमेंसमेंट, आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द सूट। कि जो भी मुकदमा होगा उसके खत्म होने से पहले और इवन कमेंसमेंट के बाद उनके बीच में भी ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। एंड द थर्ड इज डिक्री की बात जब हम करते हैं तो डिक्री जो होती है, मैंने अभी आपसे कहा था कि डिक्री देयर कैन बी 1 डिक्री इन ए सूट। कोई भी जो मुकदमा होता है उसके अंदर 1 डिक्री होती है और मैक्सिमम 2 या फिर 2 भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको कहा था प्रिलिमिनरी डिक्री भी हो सकती है और फाइनल डिक्री भी हो सकती है। और प्रिलिमिनरी डिक्री मैंने आपको क्या कहा था कि प्रिलिमिनरी डिक्री ऐसी डिक्री को कहा जाएगा जो फाइनल डिक्री पर डिपेंड नहीं करेगी, और जबकि फाइनल डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री पर डिपेंड करेगी। जबकि ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर मतलब 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी भी मुकदमे में। तो देयर कैन बी मैनी ऑर्डर्स इन ए सूट। जब भी कोई मुकदमा होता है तो उसके अंदर कई ऑर्डर पास किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जबकि डिक्री केवल 2 ही पास की जा सकती है, 1 इज प्रिलिमिनरी और अदर इज फाइनल। एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज डिक्री कैन ऑलवेज बी अपीलेबल। और जनरली मैंने आपसे कहा था कि जितनी भी डिक्रीज होती हैं दे आर अपीलेबल अंटिल बार्ड बाय द कोर्ट। जब तक कि कोर्ट के द्वारा सिविल प्रोसीजर कोर्ट के द्वारा उन्हें रोका ना जाए, बार्ड ना किया जाए, तब तक आप ये कह सकते हैं कि उसके अंदर आप जो जितनी भी डिक्रीज होती है वो अपीलेबल होती है। इवन सेकंड डिक्री का भी, सेकंड जो अपील होती है उसका भी प्रावधान जनरली हर डिक्री के अंदर आपको मिलता है। और जबकि ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर्स जनरली आर नॉट अपीलेबल। जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो जनरली अपीलेबल नहीं होते जब तक कि आपको कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड ना कराया जाए कि इस ऑर्डर को अपील की जा सकती है। तो दीज आर द सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द डिक्री एंड ऑर्डर। Next definition is judgment. That is defined under section 2 clause 9. If we talk about the term judgment, that is defined under section 2 clause 9 of the code. Judgment का मतलब क्या होता है
जजमेंट मीन्स एनी स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। जो भी कोर्ट डिक्री या ऑर्डर पास करेगी उसके संबंध में जज के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दी जाती है उसे जजमेंट कहा जाता है, या वर्डिक्ट भी कह देते हैं। तो जजमेंट मीन्स एनी स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। दिस मीन्स अ जजमेंट मस्ट सेट असाइड द ग्राउंड्स एंड द रीजन्स फॉर द जज टू हैव अराइव्ड एट द डिसीजन। वहाँ पे जो भी जजमेंट आप कोर्ट के द्वारा दी जाएगी, जो भी वर्डिक्ट दिया जाएगा, उसके अंदर उसके जज के द्वारा वो सब ग्राउंड दिए जाएंगे, वो सब ग्राउंड बताए जाएंगे जिसके आधार पे वो डिसीजन दिया जा रहा है, वो निर्णय लिया जा रहा है। तो दिस मीन्स जजमेंट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज एंड एवरी जजमेंट मस्ट सेट आउट द ग्राउंड्स एंड द रीजन्स फॉर द जज टू हैव अराइव्ड एट द डिसीजन। कि वहाँ पे वो सब ग्राउंड्स, वो सभी कारणों का उल्लेख करना होगा जज को जिसके आधार पर उन्होंने निर्णय दिया है। तो जजमेंट इंक्लूड्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। तो जब किसी भी जजमेंट के अंदर कौन कौन से एसेंशियल रिक्वायरमेंट होने चाहिए? नंबर 1, ए कंक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ द केस। कि वहाँ पे वो जो वाद लाया गया था उसके संबंध में एक कंक्लूसिव, मतलब एक प्रेसाइज कहते हैं समरी, मतलब समरी में एक तरह से छोटे वर्डों में उसकी स्टेटमेंट दी जाएगी कि यहाँ पे इस वाद के संबंध में क्या ऐसी चीज़ थी जिसके संबंध में डिसीजन दिया जा रहा है, एंड द पॉइंट्स फॉर द डिटर्मिनेशन। और यहाँ पे कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको डिटरमाइन किया गया है और उसके संबंध में क्या डिसीजन दिया गया है, और उस डिसीजन का, वो डिसीजन देने का क्या कारण है, वो सब चीज़ें आपकी जजमेंट में दी जाएगी। तो जजमेंट के अंदर आपको 4 चीज़ें बताई जाएंगी: कंक्लूसिव स्टेटमेंट ऑफ द केस, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, decision thereon, and the reasons for the decision. These all are given under the judgment under the section 2 clause 9 of the CPC. तो if we talk about the difference between these three, जैसे मैंने अभी आपको डिक्री भी बताया, ऑर्डर बताया, और तीसरा मैंने आपको जजमेंट बताया, तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस जनरली आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको, जब मैं बात करती हूँ डिक्री की, तो डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट यदि हम बात करते हैं तो इसको सेक्शन, सबसे पहले आपको उसका सेक्शन का भी उल्लेख करना है कि कौन से सेक्शन में कौन सा डिफाइन किया गया है। यदि हम बात करते हैं डिक्री की, तो डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 2 एंड ऑर्डर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 14 ऑफ द CPC एंड द जजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज 9 ऑफ द CPC। तो फर्स्टली यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 3 ऑन दिस ग्राउंड आल्सो। सेकेंड वन मैंने आपको बताया, डिक्री जो होती है दैट इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन दैट कंक्लूसिवली determines the rights of the parties with regard to any matter in the controversy। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का, जो कंक्लूसिवली किसी भी पार्टीज के अधिकारों के बारे में डिटरमाइन करे, और किसके संबंध में, जो मैटर कंट्रोवर्सी में है उससे संबंधित। तो ऐसे फॉर्मल एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? डिक्री कहते हैं। जबकि ऑर्डर मैंने आपको क्या कहा? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। वहाँ पे फॉर्मल एक्सप्रेशन किसके संबंध में हो रहा है? डिसीजन के संबंध में, निर्णय के संबंध में, जो सिविल कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो डिक्री की परिभाषा में नहीं आता तो उसे ऑर्डर कहा जाएगा। एंड द जजमेंट की बात करते हैं तो जजमेंट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज। जो किसी भी जज के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दी जाती है ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर, भी डिक्री या ऑर्डर के संबंध में जो भी जज के द्वारा स्टेटमेंट दी जाएगी उनके आधारों पर, वो जजमेंट कहलाएगी। If we talk about the decree, it can be preliminary as well as final। कोई भी डिक्री जो होती है, मैंने अभी आपको क्या कहा, वो प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। जबकि हम बात करते हैं ऑर्डर की और डिक्री में, मैंने आपको क्या बताया, 2 टाइप्स की डिक्री हो सकती है। जबकि ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर कैन बी, मैनी ऑर्डर्स कैन बी पास्ड इन ए सूट। भी किसी भी मुकदमे के अंदर एक बहुत सारे ऑर्डर, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कई ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। इवन मैंने आपसे क्या कहा था, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स भी पास किए जा सकते हैं। If we talk about the judgment set us out in the ground the reasons for the decision। भी वहाँ पे जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है, जो भी निर्णय दिया है, वो किस आधारों पे दिया है, क्या उसका कारण है, दैट इज गिवन इन द जजमेंट। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज 3। ये कुछ ऐसे डिफरेंस है जो इन तीनों के बारे में भी आप बता सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो दीज आर द सर्टेन कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू CPC।
और इससे आगे के जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड यू, इफ यू हैव एनी डाउट, देन यू मस्ट पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द further updates. Thank you.